हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में अप्रगामी तरंग, वायु स्तंभों के कंपन, वायु स्तंभ होते हैं यू आकार के, उनके कंपन और उनसे जो उत्पन्न होते हैं अप्रगामी तरंग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बंद माध्यम क्या है। बद्ध माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो तथा सीमाएं अन्य माध्यमों से स्पष्ट पृष्ठों द्वारा पृथक हों। ऐसा माध्यम जो एक निश्चित परिसीमा हो, जिसकी निश्चित परिसीमा हो और सीमाएं जो हैं अन्य माध्यम से स्पष्ट रूप से पृथक, जो पृष्ठों से, जो भी स्पष्ट पृष्ठ हों उनसे पृथक हों। कोमल तल से परावर्तित होने पर तरंग की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे चलते हैं। कठोर तल से परावर्तित होने पर तरंग की कला में पाई का परिवर्तन, मतलब जो है वो घूम जाती है, फिर विपरीत हो जाती है। अगर आई ऐसे तो ये इसकी कला में पाई का अंतर हो जाता है। अगर यहाँ से टकराई फिर पाई का अंतर हो जाता है पूरा। अप्रगामी तरंग जब दो एक जैसी, या तो अनुप्रस्थ या तो अनुदैर्ध्य, दो ऐसी होनी चाहिए तरंग। जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती हैं। अगर दोनों एक ही आवृत्ति की और एक ही प्रकार की, यानी अनुप्रस्थ हों तो अनुप्रस्थ हों दोनों, और अनुदैर्ध्य हैं तो अनुदैर्ध्य हों, लेकिन चलें एक ही समान चाल से चलें, लेकिन दिशा जो हैं इनकी विपरीत हो, ऐसे तो उनके अध्यारोपण, सुपरपोजिशन से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। ठीक है, इस तरंग को अप्रगामी तरंग कहेंगे। किसी डोरी में भेजी गई तरंगें डोरी के सिरे से परावर्तित हो जाती हैं और तथा परावर्तित व आपतित तरंगों के अध्यारोपण से डोरी में अप्रगामी तरंग बनती है। जैसे अगर ये डोरी है, इसको हल्का सा नीचे किया जाए प्रेस करके तो ये ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वापस आएगी यहाँ तक पहुँचेगी, अगर यहाँ से किया जाएगा तो वापस आएगी, फिर ये इस साइड में आ जाएगी, ये इस साइड में आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो जब इन दोनों रेखाओं का जो तरंग हैं इनमें उत्पन्न होने वाली, इनका अध्यारोपण होता है तो वो अप्रगामी तरंग का रूप ले लेती हैं। जैसे सितार वायलिन की डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें ही बनती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वायलिन, सितार और की डोरियों में अनुप्रस्थ तरंगें ही जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें अप्रगामी तरंगें बनती हैं। बांसुरी, वीणा, सीटी वायु स्तंभ में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें बनती हैं। जो सितार और वायलिन मतलब जिसमें तार होते हैं, तार वाले में वो अनुप्रस्थ, और जो है सीटी वगैरह में अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल जो है वो दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, और इसमें जो है पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर उसके होते हैं। आगे चलते हैं। माध्यम के कुछ बिंदु स्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं। इन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। माध्यम में ऐसे बिंदु जो स्थायी रूप से वहीं जम गए हों, वो भैया कहें कि भैया मुझे इधर उधर होना नहीं है, मैं वहीं रहूँगा, विरामावस्था में रहें, तो उनको हम निस्पंद कहेंगे। कुछ बिंदु के सापेक्ष अधिकतम विस्थापित होते हैं, जो कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जो मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाते हैं, यानी जो है अधिकतम विस्थापित होते हैं, उन्हें हम प्रस्पंद कहते हैं। माध्यम के सभी कण निस्पंद को छोड़कर एक कंपन में 2 बार अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आते हैं। जैसे इधर है, यहाँ ये अगर एक कण, इस कण को माना जाए, ये वाले कण को और ये वाले कण को, तो यही कण जो है एक बार ऊपर की ओर जाता है और एक बार नीचे की ओर, यानी अधिकतम विस्थापन ए, यही अटैच मतलब जो है गेन करता है।
2 बार अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है। ये हो गया अपरिगामी तरंग का समीकरण। y इज इक्वल टू 2a, यानी जो विस्थापन है 2 बार लेता है तो 2a कॉस पाई एक्स अपान लैम्डा और साइन 2 पाई टी अपान कैपिटल टी। अब दृढ़ सिरे से परावर्तित, अगर कोई रस्सी को इस दृढ़ सिरे से बांध दिया जाए तो जो है जो अपरिगामी तरंग का निर्माण होता है वो ये होता है, y इज इक्वल टू -2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। वायु में निस्पंदों पर दबाव परिवर्तन सबसे अधिक, जबकि प्रस्पंदों पर दाब सामान्य होता है। अब आगे चलते हैं आर्गन पाइप। आर्गन पाइप एक समान व्यास वाली बेलनाकार नली होती है। इसमें क्या होता है, एक सिरे पर बंद तथा दूसरा सिरा जो है खुली हो, वो बंद आर्गन पाइप हो। एक सिरा बंद रहेगा और एक सिरा खुला रहेगा, तो ये बंद आर्गन पाइप, ठीक है। और दोनों सिरा खुला है, अगर ऐसे हो दोनों, यानी बेलनाकार टाइप का हो, ठीक है, तो ये खुला आर्गन पाइप है। आगे चलते हैं। पाइप का बंद सिरा, पाइप का जो बंद सिरा होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग को एक दृढ़ परिसीमा की भांति परावर्तित करता है, अर्थात वह संपीड़न की दशा को संपीड़न ही बनाता है और विरलन की दिशा को विरलन ही बताता है। जबकि खुले सिरे वाले में अगर अनुदैर्घ्य तरंग आती है तो एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है, अर्थात अगर संपीड़न जाता है तो विरलन होता है और विरलन जाता है तो वो संपीड़न के रूप में परावर्तित होती है, यानी विपरीत कर देती है। और वो जो है बंद सिरा जो होता है आर्गन पाइप का, वो संपीड़न को संपीड़न, विरलन को विरलन ही करता है। आगे चलते हैं। बंद पाइप से केवल विषम सन्नादी ही उत्पन्न होते हैं। जो बंद पाइप होती है उससे केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, जबकि खुले सिरे से सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न हो सकते हैं। वायु का ताप अथवा वायु में आर्द्रता बढ़ जाने पर वायु में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। जैसे जब आर्द्रता बढ़ जाएगी या ताप बढ़ जाएगा तो उसके जो अणु होंगे वो नज़दीक आ जाएंगे, जब नज़दीक आ जाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अतः प्रत्येक दशा में आर्गन पाइप से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। यानी आवृत्ति क्या होती है, कंपन की संख्या, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, तो वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। खुले पाइप में उत्पन्न स्वरक की मूल आवृत्ति उसी लंबाई के बंद पाइप से उत्पन्न स्वरक की मूल आवृत्ति की 2 गुनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है इसी का, खुले पाइप के मूल स्वरक की आवृत्ति उतनी ही लंबाई के बंद पाइप के मूल स्वरक की आवृत्ति के ठीक 2 गुनी ना होकर 2 गुने से कुछ कम होती है। 2 पॉइंट हैं। आगे चलते हैं। यदि समान लंबाई की परंतु अलग अलग व्यासों की 2 खुली या बंद आर्गन पाइप लें तो उनसे अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनियाँ निकलेंगी। अब आगे चलते हैं। बड़े व्यास वाली पाइप की ध्वनि की आवृत्ति कम होगी। जो बड़े वाला व्यास होगा उसकी जो है, उससे अगर कोई ध्वनि निकलती है उसकी आवृत्ति कम होगी। अब ये बड़े पाइप के लिए आवृत्ति का लिए और ये छोटी पाइप के लिए, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/4 स्मॉल टी प्लस 0.6 R। R जो है उसकी व्यास का आधा यानी त्रिज्या है। और नीचे यही है कि n2 इज इक्वल टू V/2 L प्लस 1.2 R। आगे चलते हैं। वायु स्तंभ की स्वाभाविक आवृत्ति केवल स्तंभ की लंबाई पर ही निर्भर करती है। जो वायु स्तंभ की स्वाभाविक आवृत्ति होगी वो सिर्फ स्तंभ की लंबाई पर निर्भर करेगी और किसी पर नहीं। आगे चलते हैं। वायु के स्तंभ की अनुनाद की दूसरी लंबाई जो L2 होगी वो पहली लंबाई L1 की ठीक 3 गुनी नहीं बल्कि 3 गुने से कुछ अधिक होगी, यानी ऐसा। तो अंत संशोधन जो होगा ई इसको कहते हैं, L2 -3 L1/2 होगा।
तने हुए तार से सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वरित्र द्विभुज, स्वरित्र द्विभुज ऐसे होता है। स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति उसके भुजाओं की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी जो भुजाएं होती हैं उनके भुजाओं की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है इनकी आवृत्ति। ठीक है, ये होता है। अर्थात नीची या कम आवृत्ति वाले स्वरित्र लंबे व पतले होते हैं, जबकि ऊंची आवृत्ति वाले स्वरित्र मोटे व छोटे होते हैं। यदि किसी स्वरित्र की आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ानी हो तो उसके सिरे को रेती से घिस देते हैं, यानी कम कर देते हैं। और यदि आवृत्ति घटानी हो, अगर बढ़ानी हो तो रेती से थोड़ा सा घिस देते हैं, और अगर बढ़ानी हो घटानी हो तो दस्ते के पास उसके रेती से घिस देते हैं या भुजाओं पर थोड़ा मोम लगा देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है इसी से बेस्ड कि अगर इसका जो है मोम लगा दिया जाए तो कितना हो जाता है, इसको सॉल्व करा जाएगा। आगे चलते हैं। फिलहाल ध्वनि का जो तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। अगर ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। अब आगे चलते हैं। ध्वनि की गुणता, क्वालिटी। इन स्वरकों की संख्या कम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर ही निर्भर करती है। उनके क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर ही निर्भर करती है जो गुणता होती है ध्वनि की क्वालिटी किस क्वालिटी की है। किसी ध्वनि में सन्नादियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही मधुर होगी। किसी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता ऊर्जा की वह मात्रा है जो ध्वनि तरंगों के साथ उस स्थान पर ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरती है। फिर से देखते हैं। किसी स्थान पर जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो ऊर्जा की वह मात्रा है जो ध्वनि तरंगों के साथ चल रही है, लेकिन उस स्थान पर संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल, जो भी ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत है माध्यम है उसके एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा वही होगी ध्वनि की तीव्रता। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स रिव्यू ज़रूर दें, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे भी शेयर करें जिससे और भी जुड़ सकें जो हमारे टीजीटी भाई बहन हैं साइंस के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात भी शुभ हो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।